दमदार 10 में आज हम सबसे पहले आपके सामने एक तस्वीर को रखना चाहते हैं। ये तस्वीर दो छोटे छोटे बच्चों की है जिनके सपनों पर साइकिल के दो पहियों के बीच रखी एक बोरी भारी पड़ रही है। कहते हैं कि पढ़ेगा लिखेगा तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन अगर स्कूल में 8-10 साल के बच्चों से कलम कॉपी की जगह मजदूरों जैसा काम लिया जाए तो कैसे पढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा इंडिया। साइकिल पर चावल की बोरी लाद कर चलते स्कूली बच्चों की ये तस्वीर हीरानार के कोटवार पारा की है। तपती दोपहरी में ये बच्चे एक टास्क की तरह साइकिल पर वजन खींच रहे हैं। वजन के मारे साइकिल झुक रही है, लेकिन करें तो क्या करें, टीचर मैडम का जो हुक्म है। बेटा क्या लेके आ रहे हो आप लोग इसमें? चावल। चावल कहाँ से ला रहे हो? सोसाइटी से। सोसाइटी से। कौन मंगाया था? मैडम। कौन सी मैडम? निर्मला दास। बताया जाता है कि हीरा नावर प्राथमिक शाला में मिड डे मील के लिए चावल खत्म हुआ तो शिक्षकों ने 5वीं और दूसरी क्लास में पढ़ने वाले दो बच्चों को चावल लाने सोसाइटी भेज दिया। नंगे पांव एक बच्चे को चावल की बोरी ले जाता देख परिजन विफर पड़े। स्कूल पहुंचकर अभिभावकों ने शिक्षकों को खरी खोटी सुनाई। वहां उन्हें ये भी पता चला कि अक्सर यही बच्चे स्कूल में चावल की बोरी लेकर आते हैं। हमेशा भी लोग जाते हो? पैदल गए थे लेने? साइकिल में? इस मामले पर जब स्कूल टीचर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने टालने वाला जवाब दिया और शिक्षा विभाग ने जांच पड़ताल की बात कही। बच्चे खुद चावल लेकर आ रहे हैं मैडम, चिलचिलाती धूप में। वहाँ पे भैया नहीं मिलेंगे तो बच्चे लोग लेके आ रहे हैं खुद। कहाँ से ला रहे हैं मैडम? सोसाइटी गए थे। सोसाइटी? लेकिन उनको मैंने वहाँ नहीं भेजा था, वहाँ आश्रम भेजा था। बच्चों ने बताया वो सोसाइटी से चावल लाए थे, मैडम ने भेजा सोसाइटी से। बच्चों ने बताया, बच्चों से ही बात की थी हमने। बच्चों से तो राशन सामान नहीं मंगाना चाहिए था। शिक्षक को स्वयं ही राशन सामान लेके आना चाहिए था। अगर ऐसी घटना घटी है हम तत्काल जांच करवाते हैं और जो भी शिक्षक इसके लिए दोषी होगा उसके निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। सवाल उठता है कि स्कूल में अगर बच्चों से चावल की बोरी ढोने का काम लिया जाएगा तो फिर वो पढ़ाई में ध्यान कैसे लगा पाएंगे और शिक्षकों के ऐसे रवैये से कैसे पढ़ेगा इंडिया। रितेश यादव, दंतेवाड़ा, इंडिया न्यूज। कुछ भी हो सुशांत, लेकिन इस तरह की तस्वीरों को बदलने की वाकई जरूरत है अगर देश को वाकई आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, और वो होना भी चाहिए। लेकिन जब हम बदलाव की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में बहुत कुछ बदल रहा है, वो चाहे शहर हो, गांव हो, वक्त के साथ तस्वीरें बदल रही हैं। लेकिन नहीं बदल रही है तो कुछ लोगों की सोच। हम आपके सामने जो कहानी रखने जा रहे हैं वो भी ऐसे ही लोगों की है जिन्हें यह गवारा नहीं कि उनके घर की बेटियां जीन्स पहने। Because you are women, people will force their thinking, their boundaries on you. They will tell you how to dress, how to behave, who you can meet and where you can go. Don't live in the shadows of people's judgment. बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के ये शब्द आपने भी सुने होंगे। अमिताभ ने अपनी पोती और नातिन को एक चिट्ठी लिखी थी जिसे बाद में उन्होंने वीडियो के तौर पर भी देश के सामने रखा था। इस वीडियो में अमिताभ ने जो कुछ कहा था वो देश की हर उस लड़की के लिए था जिनके कपड़ों को लेकर उन्हें अक्सर नसीहतें दी जाती हैं, जिनके कपड़ों पर कभी किसी धर्मगुरु, कभी किसी नेता, कभी किसी स्कूल कॉलेज तो कभी समाज के किसी और ठेकेदार को ऐतराज होता है। लड़कियों पर पाबंदी लगाई जाती है और विरोध के बाद अक्सर उसे हटा भी लिया जाता है। लेकिन कुछ ही दिनों में देश के किसी और हिस्से में फिर ऐसा ही होता है। लेकिन क्यों? अब मध्य प्रदेश के अलीराजपुर को ही ले लीजिए। यहाँ के माली समाज ने अपनी बेटियों को नया फरमान सुना दिया है और वो ये कि जो भी लड़की 10 साल से बड़ी उम्र की है वो जीन्स टॉप पहनना भूल जाए। और हमारे जेंट्स लेडीज सब ने मिलकर ये फैसला लिया है कि 10 वर्ष से ऊपर की लड़कियां जीन्स टॉप नहीं पहनेगी। और वैसे तो कोई भी कार्यक्रम में नहीं पहनेगी, घर में तो नहीं पहनना तो नहीं पहनना, लेकिन हमारे समाज का कोई भी कार्यक्रम होगा उस पर नहीं पहने। जरा सोचिए, जिस देश की बेटियां दुनिया भर में अपनी सोच, समझ और काबिलियत का डंका बजा रही हों,
उसी हिंदुस्तान का एक समाज अपनी बेटियों को उनके मन के कपड़े पहनने की इजाजत नहीं देना चाहता। और तर्क सुन लेंगे तो इनकी सोच पर आपको तरस आ जाएगा। व्यक्ति देखते हैं लड़कों पे गलत बुरी नजर से डालते हैं, उनको आने जाने में छेड़खानी करते हैं, उसके कारण हमने इसको प्रतिबंध लगाया गया। जो भारतीय संस्कृति के हम दायित्व का कार्यक्रम है उसको हम सुचारू रूप से चला सके। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे वाले न्यू इंडिया में ऐसी दकियानुसी सोच रखने वालों पर वाकई शर्म आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सवाल यही उठता है कि 21वीं सदी के मॉडर्न न्यू इंडिया में ऐसी सोच के लिए जगह है, लेकिन जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, हम आप नहीं बदलेंगे, न समाज बदलेगा न देश बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब तक आपने धर्म परिवर्तन करने और कराने वालों को बातों में आपने सुनी होंगी, लेकिन इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। लेकिन आज मेरठ से खबर सामने आई है जिसमें करीब 50 परिवारों ने जिद ठान रखी है कि मंदिर में मां काली की मूर्ति लगाओ, नहीं तो धर्म परिवर्तन कर लेंगे। मां काली की जो मूर्ति इन लोगों के हाथों में है, उसी को लेकर मेरठ के मसूरी गांव में महाभारत छिड़ा है। जो हमारे समाज के लोग हैं, जो कि जो हमारे पास 100 परिवार है जो मूर्ति न रखने की वजह से धर्म परिवर्तन करना चाह रहे हैं, और अगर वो ऐसा नहीं करने देते तो हमें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। दरअसल दलित समाज के कुछ लोगों ने मंदिर बनाने में आर्थिक सहयोग दिया। फिर मंदिर बनकर तैयार हुआ तो इन लोगों ने मां काली की मूर्ति लाई, लेकिन गांव के दबंगों के प्रभाव में आकर पुजारी ने मंदिर में ताला जड़ दिया। इन्होंने मूर्ति लगाने की जिद की तो कुछ दबंग लोग मंदिर के बाहर लाठी डंडा लेकर खड़े हो गए। मंदिर में ईंट भी गिरवा ली, टैक्स गिरवा लिया, सीमेंट गिरवा लिया, मूर्ति भी मेरी आ गई। घर में मेरे मूर्ति रखी है, वो लोग मना कर रहे हैं कि मूर्ति नहीं लगने देने के, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आप लोग कहाँ पर आए और क्या मांगे? हम डीएम साहब का है, या तो हमारी मूर्ति रखी जाए, अगर हिंदू है तो देवता की पूजा करेंगे, अगर हम हिंदू पूजा नहीं कर सकते तो अच्छा धर्म परिवर्तन करना, मुसलमान बन जाए, मस्जिद जाकर नमाज पढ़ेंगे अपना। फिर गांव के दबंगों ने मंदिर में इन लोगों को मूर्ति रखने की इजाजत नहीं दी तो इन लोगों ने जिलाधिकारी के घर पर हंगामा किया। हमारे घर पर क्या होगा? महिला पुरुष सभी लोगों का यहाँ दो टूक कहना है कि मंदिर में या तो मां काली की मूर्ति लगाने दो, नहीं तो मसूरी गांव के करीब 50 परिवार धर्म परिवर्तन कर लेंगे। हमारी मूर्ति रखी जाए, अगर मूर्ति नहीं रखी जाएगी हम तो धर्म परिवर्तन कर लेंगे, हम तो बिल्कुल पक्के कट्टर मुसलमान बनेंगे। फिर जिलाधिकारी आवास पर घंटों सैकड़ों लोगों ने अपने हक की आवाज उठाई, उनसे गुहार लगाई तो जिलाधिकारी ने एडीएम जांच के आदेश दे दिए। धर्म परिवर्तन की तो कोई बात ही नहीं है, कोई धार्मिक विवाद नहीं है, हिंदू लोगों में ही आपस में विवाद है। कुछ लोग कह रहे हैं मूर्ति रखी जाए, कुछ लोग कह रहे हैं धार्मिक स्थान है और उस पर क्या है, क्या निश्चित है, हम लोग देख के इसका निपटान करा दें। बहरहाल मामला प्रशासन की नजर में है, लेकिन 21वीं सदी में भी भेदभाव वाली ऐसी कहानी वाकई हैरान करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो धर्मांतरण के लिए मिशनरीज को निशाने पर लेते आ रहे जो लोग थे अब तक, वो धर्म के ठेकेदार अब क्या कहेंगे? बहरहाल अब हम आपके सामने जो तस्वीर रखने जा रहे हैं उसे कश्मीर घाटी से लेकर देश के दूसरे हिस्सों में नफरत की सियासत करने वालों को जरूर देखना चाहिए। ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जो अपनी कूची से आस्था के रंग ही नहीं भरता बल्कि मोहब्बत की रोशनी भी बिखेरता है। इन तस्वीरों में रंग भी है, रोशनी भी है, चमक भी है और सौंदर्य भी है, लेकिन इस सौंदर्य के पीछे एक असली सुंदरता छिपी है और आज हम उसी को आपके सामने रखने जा रहे हैं। मां दुर्गा की मूर्तियों को आकार देते और उसमें रंग भरते आपने भी कहीं न कहीं जरूर देखा होगा, लेकिन ये कहानी है उस परिवार की जो सिर्फ इन मूर्तियों में लाल पीले रंग नहीं भरता बल्कि अपनी कूची से सांप्रदायिक सौहार्द का सौंदर्य भी बिखेरता है। ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर का एक ऐसा मुस्लिम परिवार है जो पिछले 15 सालों से हिंदू समाज की आस्था को आकार देता आया है। चाहे वो नवरात्र हो, दिवाली हो या फिर गणपति पूजा, ग्वालियर में रहने वाले शफीक खान के लिए ये तमाम त्योहार सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि भाईचारे का उत्सव है। ये हमको 14 साल करीब हो गए और
हम मुसलमान जरूर हैं, मगर हिंदुओं के गणेश जी हैं, माता हैं, लक्ष्मी गणेश हैं। हम सबसे ज्यादा अपने जो हमारे जो त्योहार पड़ते हैं उसी त्योहार को अपने तरह से हम समझते हैं। ना तो हमने ये हिंदू धर्म समझा है ना मुसलमान धर्म समझा, हम अपने दिल से सारे धर्म को मानते हैं और हम यही मान के चले आ रहे हैं और अपने ईमान से अपने हिसाब किताब से चलते आते हैं। हमको इसमें कोई एतराज नहीं है, हम तो हिंदू धर्म को भी मानते हैं, हम तो दिल से मानते हैं। शफीक का पूरा परिवार यही काम करता है, वो चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हों या फिर महिलाएं, और ऐसा करके उन्हें लगता है कि इस उत्सव में वो भी शामिल हैं। शफीक कहते हैं कि उन्हें किसी मौलवी या किसी पंडित से कोई लेना देना नहीं है। हर धर्म में उनकी आस्था है और हर धर्म के लिए उनके मन में सम्मान है। मौलवी पंडित जी तो होते हैं लड़वाने वाले, हम तो अपने हिसाब से चलते हैं। हम मौलवी और पंडितों के कहने से नहीं चलते, हम जो हमारा दिल बोलता है वो काम हम करते हैं। ग्वालियर के इस मुस्लिम परिवार से हर उस हिंदुस्तानी को कुछ सीखना चाहिए जो बात बात पर हिंदू मुस्लिम करते हैं और जरा सी बात पर झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। सुयश शर्मा, ग्वालियर, इंडिया न्यूज। तो मुझे लगता है रवि, ये जो लोग हैं ये सिर्फ मूर्ति में रंग नहीं भर रहे, पर इस देश में जो अलग अलग रंग एक साथ मिलकर रहते हैं उसकी तस्वीर भी बयां कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उसको एक तस्वीर में समेट रहे हैं और इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आती रहनी चाहिए। बिल्कुल। कोई हाथ में एक तरीके से आप देखिए कि रंग भरने के लिए पेंटिंग ब्रश उठाता है, तो कोई ऐसे हथियार बनाता है जिससे नफरत फैलती है। जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से गायब की गई 70 AK-47 राइफल्स के मामले में जितनी जांच आगे बढ़ रही है उतने ही बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। ताजा खुलासा यह है कि इस मामले में गिरफ्तार मंजर आलम ने AK-47 राइफल्स सिर्फ अपराधियों और नक्सलियों को ही नहीं बेची थी, बल्कि इसके ग्राहकों की जो लिस्ट है उसमें यूपी बिहार के कई नेता भी थे। हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बिहार के AK-47 कांड में बड़ा खुलासा। विधायकों सांसदों ने भी खरीदी थी राइफलें। AK-47 वाले नेताओं की अब खैर नहीं। जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से चोरी की गई 70 AK-47 राइफलों के मामले में जिस मंजर आलम नाम का शख्स गिरफ्तार था, उससे पूछताछ में हो रहे खुलासे आने वाले दिनों में सियासी भूकंप ला सकते हैं। आरोपी मंजर आलम ने कबूल किया है कि वो नक्सलियों और बिहार के अपराधियों को तो AK-47 राइफलें बेच ही रहा था, लेकिन उसके ग्राहकों की फहरिस्त में बिहार और यूपी के नेता भी थे। कुछ पॉलिटिकल नेक्सस भी इसका निकल करके सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि झारखंड के किसी इलाके के किसी नेता ने वो भी AK-47 प्रोक्योर करने की बात की थी, शायद प्रोक्योरमेंट हो भी गया है। उसी तरीके से यूपी के कुछ नेता का जिक्र हो रहा है कि उन्होंने भी प्रोक्योर करने की कोशिश की थी, कुछ प्रोक्योर भी कर लिया है। और यहाँ बिहार के भी कुछ नेता, कैसी कुछ बातें सामने आई हैं, कुछ प्रकाश डाल पाएंगे आप? ये अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो आपने बातें बोली, हमारी इन्वेस्टिगेशन में नई कई आई हैं, पर ये तो डीपर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। डीप इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा तो उसमें जो तथ्य सामने आएंगे वही हम प्रस्तुत कर पाएंगे। पुलिस को दिए अपने एक बालिया बयान में मंजर आलम ने कबूला कि हाल ही में उसने यूपी के मऊ के डॉन से राजनेता बने एक शख्स ने भी हाल ही में कम से कम 2 AK-47 राइफलें मंजर आलम से खरीदी थी। गया के एक MLA ने भी हाल ही में मंजर आलम से एक AK-47 राइफल खरीदी थी। कुल मिलाकर 7-8 AK-47 राइफलें यूपी, बिहार और झारखंड के नेताओं ने खरीदी है। पुलिस फिलहाल उन नेताओं के नाम नहीं बता रही है, लेकिन जल्द ही तफ्तीश में उन नेताओं पर गाज गिरना तय है। इसके अलावा मंजर आलम ने यह भी बताया कि साल 2000 से ही वो लगातार नक्सलियों को हथियार सप्लाई कर रहा है। उसने ये भी कबूला कि वो नक्सलियों के कई गुटों के संपर्क में था और जरूरत पड़ने पर उनके खराब हथियारों की मरम्मत भी करता था। मंजर ने पटना पुलिस को बताया कि कुछ दिनों पहले गया के कुख्यात बदमाश चुन्नू सिंह ने भी उससे एक AK-47 खरीदी थी। जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से चोरी हुई कुल 70 राइफलों में से 20 बिहार पुलिस अब तक बरामद कर चुकी है, लेकिन बची हुई 50 राइफलों में से कुछ नेताओं के पास भी होगी, इसका अंदाजा खुद पटना पुलिस को नहीं था। बहरहाल पुलिस जल्द ही इन AK-47 वाले नेताओं पर भी कानूनी शिकंजा कसने की फिराक में है। पटना से शिवपूजन झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्वालियर की। ग्वालियर में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और इसी बीच तेज हो गया है चुनाव को लेकर पुलिस की तैयारी। जी हां, दरअसल चुनावों में असामाजिक तत्व किसी तरह की गड़बड़ी नहीं फैला पाए, इसके लिए ग्वालियर पुलिस ने अनोखी मुहिम का आगाज किया है। इसके तहत आपको बता दें, पुलिस एक शॉर्ट फिल्म बनवा रही है जिसे देखकर पुलिसकर्मी समझ सकेंगे कि उन्हें चुनाव के दौरान करना क्या है।
टीम के साथ मिलकर नगर निगम, रेवेन्यू, पुलिस सब लोग जा रहे हैं। तस्वीरें ग्वालियर की है, जहां पुलिस अधिकारी पुलिस बल को आने वाले चुनाव के लिए चुस्त दुरुस्त होने को कह रहे हैं। चुनाव के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन अपनी कमर कस रहा है। इसी कड़ी में ग्वालियर पुलिस एक फिल्म बनवा रही है, जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे संदिग्धों को पहचाने, उनसे किस तरह के सवाल करने हैं और उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करनी है। आप लोग रास्ते देख रहे होंगे, पुलिस टीम के साथ मिलकर नगर निगम, रेवेन्यू, पुलिस सब लोग जा रहे हैं। इसमें आप लोगों की ड्यूटी रहेगी। आप सभी लोग चुनाव के दौरान साफ सुथरी वर्दी पहनेंगे, खुश रहेंगे। 10 मिनट की शॉर्ट फिल्म को पुलिस कर्मियों के फोन पर भेजा जाएगा, जिसे देखकर वो अपनी ड्यूटी के प्रति ज्यादा सचेत हो सके। आने वाले 28 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान है, लिहाजा इस फिल्म की शूटिंग बहुत तेजी के साथ शहर के कई हिस्सों और एसपी ऑफिस में की जा रही है। फिल्म में खास तौर पर फ्लाइंग स्क्वाड, रूटीन चेकिंग, हूटर और काली फिल्म चढ़ी गाड़ियों पर क्या कार्रवाई करे, इसका फिल्मांकन किया जा रहा है। इसके अलावा मतदान केंद्रों और उसके आसपास की सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की जाए, इस पर भी फिल्म में खासा जोर है। ग्वालियर से सुरेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और फिलहाल हम दमदार 10 में एक छोटे से